सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो आप सभी द्वारा आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है यानी कि एएमसी बनाई गई है उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी एमओएम परफॉर्मा को कैसे भरेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो यहाँ पर हमारा एएमसी मीटिंग के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है और इसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारा पहला पार्ट है मीटिंग डिटेल्स। तो मीटिंग डिटेल्स में हमने यहाँ पर मीटिंग की सामान्य जानकारी भरनी है, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर का नेम और कोड, यानी कि जिस आंगनवाड़ी सेंटर की मीटिंग ली जा रही है उसका नाम और कोड, सेक्टर यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर किस सेक्टर में आता है उसका नाम लिखना है, फिर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और फिर साथ में डेट ऑफ मीटिंग यानी कि बैठक जिस दिन आयोजित की जा रही है हमें वो डेट फिल करनी है। फिर है मीटिंग नंबर, यहाँ पर मीटिंग नंबर में कि यह पहली मीटिंग है, दूसरी है, तीसरी है, यानी कि जो भी मीटिंग है हमने वो नंबर लिखना है। फिर हमारा है वेन्यू लोकेशन, बैठक कहाँ हुई है यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र या किसी अन्य जगह। फिर है टाइम यानी कि बैठक शुरू होने का समय लिखना है। अब इसी फॉर्मेट का हमारा पार्ट बी है अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि हमने यहाँ पर जो भी हमारे एएमसी के मेंबर्स हैं, और हमारे एएमसी में आपको पता है कि 7 मेंबर्स होते हैं और मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए कम से कम 4 मेंबर्स का प्रेजेंट होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पहली मेंबर है सुपरवाइजर जो कि चेयरपर्सन है, तो हमने उनका नाम लिखना है और नाम के साथ में यहाँ पर है प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, एब्सेंट है तो एब्सेंट। और हालांकि सुपरवाइजर चेयरपर्सन है तो उनका प्रेजेंट होना अनिवार्य है। तो वो कोशिश करें कि अधिक से अधिक सेंटर्स की एएमसी मीटिंग को अटेंड करें। फिर है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, तो उनका भी हमें नाम लिखना है और प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फिर हमारी आशा वर्कर जो कि इस कमेटी की मेंबर हैं, उनका नाम और प्रेजेंट या एब्सेंट। फिर है हमारी प्राइमरी स्कूल टीचर जो कि एक फीमेल होनी चाहिए, उनका नाम और प्रेजेंट है या एब्सेंट। फिर है आंगनवाड़ी में एनरोल्ड 3 से 6 वर्ष के 2 बच्चों की माताएं, उनका नाम और प्रेजेंट है या एब्सेंट। फिर है एसएचजी, एनजीओ या सीएसओ की महिला सदस्य, तो यहाँ पर उनका नाम लिखना है और मीटिंग में प्रेजेंट है या एब्सेंट वो लिखना है। फिर हमारा आपने इनमें से जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं आपने यहाँ पर मेंबर्स की संख्या लिखनी है। यदि 5 मेंबर प्रेजेंट हैं तो आपने 5 लिखना है, 4 प्रेजेंट है तो 4, 7 प्रेजेंट है तो 7 लिखना है। और मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए हमारा कोरम यानी कि वो मिनिमम संख्या जो मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए जरूरी है। तो एएमसी की मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए कम से कम 4 मेंबर्स का प्रेजेंट होना आवश्यक है। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है, आपने हर सदस्य के सामने उसका नाम लिखना है। यदि प्रेजेंट है तो आप पी लिख दें और यदि एब्सेंट है तो आप एब्सेंट या ए लिख दें। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि एएमसी में कुल 7 सदस्य होते हैं, लेकिन एएमसी का कोरम पूरा करने के लिए कोरम यानी कि वो मिनिमम संख्या जो मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए जरूरी है वो है 4। तो मीटिंग को वैध बनाने के लिए कम से कम 4 मेंबर्स का प्रेजेंट होना अनिवार्य है। फिर है हमारा इस फॉर्मेट का सी पार्ट, रिव्यू ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर फंक्शनिंग। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु की समीक्षा करनी है। हर आइटम के सामने आपको ओके या इशू पर टिक करना है। यदि कोई समस्या है तो रिमार्क्स में उसका विवरण लिखना है। तो पहला हमारा यहाँ पर है आंगनवाड़ी सेंटर बिल्डिंग इज क्लीन, सेफ एंड फंक्शनल। यदि ठीक है तो ओके पर टिक करें, और यदि इशू है यानी कि आपको कोई कमी लगती है तो आपने रिमार्क्स में लिखना है। तो आपने इसमें देखना है कि भवन साफ है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, उपयोग योग्य है या नहीं, यदि दीवार टूटी है या मरम्मत चाहिए तो आपने इशू पर टिक करना है और फिर आपने रिमार्क्स में जो भी कमियां हैं वो लिखनी है। फिर दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि क्या पीने का पानी उपलब्ध है। यदि पानी उपलब्ध नहीं है या दूषित है तो आप इशू में लिखें, फिर रिमार्क्स में लिख दें। फिर है हमारा टॉयलेट सैनिटेशन फैसिलिटी फंक्शनल। आप यहाँ पर ध्यान दें कि यदि आपके यहाँ पर टॉयलेट है और वो फंक्शनल है तो आप उसे ओके करें। यदि टॉयलेट है
लेकिन फंक्शनल नहीं है तो आप इशू में लिखें और रिमार्क्स में लिख दें कि टॉयलेट प्रेजेंट है लेकिन फंक्शनल नहीं है। फिर है हमारा नेक्स्ट किचन एंड स्टोरेज। तो आपने चेक करना है कि क्या रसोई घर साफ है, क्या राशन सुरक्षित तरीके से रखा गया है। यदि सब ठीक है तो आपने ओके करना है और यदि कोई कमी है तो आपने इशू पर टिक करना है और रिमार्क्स में कमी लिखनी है। फिर है हमारा फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड टीएलएम। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपने देखना है कि बच्चों के बैठने की व्यवस्था, कुर्सियां, टेबल, खिलौने उपलब्ध हैं या नहीं। यदि हैं तो आपने ओके करना है और यदि आपको कोई कमी लगती है तो आपने इशू पर टिक करना है और वहां पर रिमार्क्स में लिख देना है जो जो कमियां हैं। फिर है हमारा एसएनपी मीनू डिस्प्ले। आपने चेक करना है कि क्या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का मीनू बोर्ड ढंग से लगा हुआ है या नहीं। सभी वर्कर्स को विभाग द्वारा मीनू बोर्ड दिए हुए हैं तो आप सभी उन्हें रेगुलरली डिस्प्ले करें। यदि आप देखते हैं कि मीनू बोर्ड लगा हुआ है तो टिक करें और यदि नहीं है तो आप इशू पर टिक करें और वहां पर प्रॉपरली लिखें कि नियमित रूप से मीनू बोर्ड को लगाया जाए। फिर हमारा है पोषण वाटिका एस्टैब्लिश्ड मेंटेन्ड, यानी कि क्या केंद्र पर पोषण वाटिका बनी हुई है, क्या उसकी ढंग से देखभाल हो रही है। यदि सब कुछ ठीक है तो आप ओके पर टिक करें और यदि इशू है यानी कि पोषण वाटिका है लेकिन उसे ढंग से मेंटेन नहीं किया जा रहा तो आप रिमार्क्स में लिखें और यदि पोषण वाटिका के लिए जगह नहीं है तो आप उसे भी मेंशन करें। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी जानकारी साफ साफ फिल करनी है, कोई कॉलम खाली ना छोड़ें। यदि समस्या है तो रिमार्क्स अवश्य लिखें। यदि कार्य ढंग से हो रहा है तो आपने ओके पर टिक करना है और यदि कोई समस्या है तो आपने इश्यू में टिक करना है, वहां पर आपने समस्या या सुझाव लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है C2 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। यह भाग पूरक पोषण आहार की समीक्षा के लिए है और यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि आपने यहाँ पर किन किन पॉइंट्स को रिव्यू करना है। तो हमारा यहाँ पर है THR डिस्ट्रीब्यूशन डन एज पर शेड्यूल। तो आपने चेक करना है कि जो THR है वो प्रिस्क्राइब्ड मीनू के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों को वितरित किया गया है या नहीं। यदि सब ठीक है, यदि समय पर वितरण हुआ है तो आपने ओके टिक करना है और यदि कोई इश्यू है तो आपने इश्यू पर टिक करना है और वहां पर रिमार्क्स में लिखना है कि क्या समस्या है। फिर हमारा है HCM प्रोवाइडेड रेगुलरली। आपने चेक करना है कि जो HCM है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को रेगुलरली दिया जा रहा है या नहीं। यदि नियमित रूप से दिया जा रहा है तो आपने ओके पर टिक करना है और यदि नहीं दिया जा रहा तो आपने इशू पर टिक करना है और रिमार्क्स में लिखना है। फिर है फूड क्वालिटी, हाइजीन एंड फ्रेशनेस मेंटेन्ड। आपने चेक करना है कि जो भी भोजन है वो ताज़ा है, स्वच्छ तरीके से बनाया गया है और गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो। यदि सब ठीक है तो आपने ओके पर टिक करना है और यदि कोई कमी लगती है कि साफ सफाई नहीं है तो आपने इशू पर टिक करना है और रिमार्क्स में लिखना है। फिर है SNP क्वांटिटी एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स NFSA। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि लाभार्थियों को NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार दिया जा रहा है या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर चेक करना है कि जो भी मात्रा विभाग द्वारा विभिन्न कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए निर्धारित की गई है उसके अनुसार उन्हें SNP दिया जा रहा है कि नहीं। यदि दिया जा रहा है तो आपने ओके करना है और यदि नहीं दिया जा रहा है तो आपने इशू पर टिक करना है और रिमार्क्स में लिखना है। फिर हमारा C3 पार्ट है ग्रोथ मॉनिटरिंग, होम विजिट्स एंड माल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो ये भाग बच्चों की वृद्धि, विकास और कुपोषण की निगरानी से संबंधित है। यहाँ पर आपने देखना है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग डन फॉर ऑल 0 to 6 चिल्ड्रन। आपने यहाँ पर चेक करना है कि क्या सभी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का नियमित वजन और लंबाई, ऊंचाई मापी गई है। यदि हाँ तो ओके, यदि नहीं तो आपने इशू में टिक करना है। फिर है डेवलपमेंट माइलस्टोन्स रिकॉर्डेड फॉर चिल्ड्रन 0 to 3 ईयर्स, यानी कि आपने देखना है कि क्या 0 से 3 वर्ष के बच्चों के विकास संबंधी माइलस्टोन्स जैसे उठना, बैठना, चलना, बोलना आदि रिकॉर्ड किए गए हैं।
यदि किए गए हैं तो ओके, और यदि नहीं तो आपने इशू पर टिक करना है और रिमार्क्स में लिखना है। फिर है हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज, रेफरल्स मेड। फिर है सैम मैम चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड एंड रेफर्ड। तो आपने देखना है इसमें क्या स्वास्थ्य जांच आयोजित हुई है, क्या आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। यदि भेजा गया है तो आपने यस पर टिक करना है, और यदि कोई इशू है तो आपने इशू पर टिक करना है और रिमार्क्स में लिख देना है। इसके बाद है चिल्ड्रन नॉट अचीविंग द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर रीअसेस्ड बाय ANM MO ड्यूरिंग VHSND एंड रेफर्ड इफ रिक्वायर्ड। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव नहीं किए थे, क्या VHSND के दौरान ANM और MO द्वारा उनको दोबारा से असेस किया गया और ज़रूरत पड़ने पर रेफ़र किया गया। यदि ये सब काम किए गए हैं तो आपने यस लिखना है, और नहीं तो आपने इशू पर टिक करना है और आपने रिमार्क्स में लिखना है। रिमार्क्स में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। फिर है फॉलो अप डन ऑन प्रीवियसली रेफर्ड केसेस, यानी कि जिन बच्चों को आपने पहले रेफ़र किया गया था, क्या आपने उनका फॉलो अप किया है। यदि किया है तो ओके, यदि नहीं तो आपने इशू पर टिक करना है। फिर हमारा C4 पार्ट है ECCE एंड प्री स्कूल एजुकेशन, आधारशिला। ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमें किन किन पॉइंट्स को रिव्यू करना है। यहाँ पर हमारा है ECCE आधारशिला एक्टिविटीज कंडक्टेड डेली। यदि हाँ तो ओके, नहीं तो आपने इशू पर टिक करना है। और पोषण ट्रैकर पर आपका ECC लर्निंग के लिए अलग से ऑप्शन आता है, तो उसके अनुसार ही इसकी समीक्षा की जाएगी। फिर है हमारा ECCE डे कंडक्टेड। तो यदि किया गया है तो हाँ, यदि नहीं तो नो। और ECC डे हर महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। फिर है हमारा स्कूल एक्सपोजर विजिट कंडक्टेड। क्या बच्चों को प्राथमिक विद्यालय का भ्रमण कराया गया है ताकि वे स्कूल के वातावरण से परिचित हो सकें। यदि करवाया गया है तो ओके, यदि नहीं तो इशू। फिर हम आते हैं C5 पर, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कन्वर्जेंस। यह भाग समुदाय की भागीदारी की समीक्षा के लिए है। इसका हमारा पहला कॉलम है VHSND कंडक्टेड प्रीवियस मंथ। क्या पिछले माह विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे यानी कि VHSND आयोजित हुई। यदि हुई तो आपने ओके पर टिक करना है, और यदि नहीं तो आपने इशू पर। फिर है हमारा यहाँ पर बर्थडे, लोकल फेस्टिवल, तिथि भोजन सेलिब्रेटेड। क्या बच्चों के जन्मदिन, स्थानीय त्योहार या तिथि भोजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। यदि आपने आंगनवाड़ी सेंटर पर बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, लोकल त्योहार मनाए हैं, तो आपने ओके पर टिक करना है, यदि नहीं तो इशू पर। फिर है डोनेशंस TLM चाइल्ड फ्रेंडली मटेरियल रिसीव्ड। आपने यहाँ पर देखना है कि क्या आपको समुदाय से खिलौने, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पुस्तकें या अन्य शिक्षण सामग्री प्राप्त हुई है। यदि हुई है तो आपने ओके पर टिक करना है, यदि नहीं तो इशू पर। फिर है हमारा कम्युनिटी कॉम्पिटिशन्स कंडक्टेड। क्या पोषण, स्वास्थ्य या बाल देखभाल से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। यदि की गई हैं तो ओके, नहीं तो आपने इशू पर टिक करना है। फिर हमारा है C6 पार्ट, एनरोलमेंट, कवरेज, ग्रीवियंसेस एंड इंक्लूजन। यह भाग लाभार्थियों के पंजीकरण और शिकायतों से संबंधित है। तो हमने यहाँ पर इन पॉइंट्स का रिव्यू करना है। पहला पॉइंट है पोषण ट्रैकर डेटा अपडेटेड। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर द्वारा पोषण ट्रैकर समय पर अपडेट किया गया है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है एनरोलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन एंश्योर्ड, यानी कि क्या सभी पात्र 0 से 6 बच्चों का नामांकन हुआ है। यदि नामांकन हुआ है तो आपने ओके करना है, और यदि कोई इशू है तो आपने इशू पर टिक करना है और रिमार्क्स में कारण लिखना है कि किस कारण आपके सभी बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है। फिर है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एनरोल्ड और फॉलोड अप। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पंजीकरण एवं फॉलोअप हुआ है। मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कौन से होते हैं, यानी कि CWSN। यहाँ पर CWSN का मतलब है ऐसे 0 से 6 वर्ष के बच्चे जिन्हें किसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या विकास संबंधी समस्या के कारण सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त देखभाल, सहायता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें। यदि किसी बच्चे को कोई ऐसी समस्या है
जिसके कारण वह देखने, सुनने, बोलने, चलने, सीखने या रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई महसूस करता है, तो वह चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की श्रेणी में आ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को शारीरिक समस्या है, चलने में कठिनाई है, पोलियो या पैरों में कमजोरी है, हाथ या पैर से जुड़ी कोई जन्मजात समस्या है, देखने की समस्या है यानी कि कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, सुनने की समस्या है, कम सुनाई देता है, बिल्कुल सुनाई ना देना। फिर है बोलने की समस्या, जैसे उम्र के अनुसार बच्चा बोलना शुरू नहीं कर पा रहा, बोलने में गंभीर कठिनाई है। फिर हमारा आता है बौद्धिक या विकास संबंधी समस्या, यानी कि उम्र के अनुसार बच्चे ने माइलस्टोन्स अचीव नहीं किए हैं, यानी कि उम्र के अनुसार बैठना, चलना या बोलना बहुत देर से शुरू किया है। तो इसमें हमारे आते हैं ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी आदि। तो जब हम एएमसी रजिस्टर में इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एनरोल्ड फॉलोड अप लिखा है, तो इसका मतलब है कि क्या आपके आंगनवाड़ी क्षेत्र के ऐसे सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन किया गया है, क्या उनका नियमित फॉलोअप किया गया है, क्या जरूरत पड़ने पर उन्हें एएनएम, मेडिकल ऑफिसर या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रेफर किया गया है। फिर हमारा इसमें रिव्यू के लिए नेक्स्ट पार्ट है बेनिफिशरीज कवरेज अपडेटेड इन पोषण ट्रैकर। क्या सभी लाभार्थियों की जानकारी पोषण ट्रैकर में अपडेटेड है। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट पार्ट है हाउस होल्ड सर्वे कम्युनिटी मैपिंग डन। क्या गर्भवती महिलाओं, लैक्टेटिंग मदर्स और 0 से 6 वर्ष के बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वे और कम्युनिटी मैपिंग की गई है। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट पार्ट है ग्रीवियंसेस कंप्लेंट्स एड्रेस टाइमली। क्या प्राप्त शिकायतों का समय पर समाधान किया गया है, यानी कि पोषण ट्रैकर पर जो भी ग्रीवियंसेस आते हैं क्या उनका समय पर समाधान किया गया है। फिर है हमारा अनरिजॉल्व्ड ग्रीवियंसेस एस्केलेटेड टू सीडीपीओ। यदि किसी शिकायत का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाया तो क्या उसे सीडीपीओ पर भेजा गया है। अब हमारा है इसका पार्ट डी डिसीजंस एंड एक्शन आइटम्स, यानी कि बैठक में लिए गए निर्णय। इस बैठक में भाग के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और आगे किए जाने वाले कार्य लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आंगनबाड़ी वर्कर का पोषण ट्रैकर पर 100% नामांकन नहीं है तो नामांकन सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र में पीने के पानी की समस्या है तो समाधान के लिए ग्राम पंचायत को पत्र भेजा जाएगा या पोषण वाटिका विकसित की जाएगी। टीएचआर समय पर वितरित किया जाएगा। सभी बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग पूरी की जाएगी। वीएचएसएनडी का आयोजन निर्धारित तिथि पर किया जाएगा। पोषण ट्रैकर का पेंडिंग डेटा अपडेट किया जाएगा। तो यानी कि पार्ट डी में आपने जो भी डिसीजन लिए हैं आपने उन सभी को मेंशन करना है। फिर हमारा इसका पार्ट ई है फॉलो अप ऑन प्रीवियस मीटिंग, यानी कि पिछली बैठक की समीक्षा। इस भाग में पिछली बैठक में लिए गए डिसीजंस पर हुई प्रगति लिखी जाएगी। जैसे पिछली बैठक में केंद्र की सफाई सुधारने का निर्णय लिया गया था तो अब सफाई नियमित रूप से की जा रही है। सभी सैम बच्चों का स्वास्थ्य केंद्र में रेफरल पूरा किया गया है। यदि कोई कार्य अभी भी अधूरा है तो उसका कारण भी लिखना है कि किस कारण से वह कार्य अभी तक अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पंचायत को रिपेयर के लिए कहा गया है और वो काम पेंडिंग है तो आपने वह भी लिखना है। फिर हमारा इसका एफ पार्ट है सिग्नेचर ऑफ ऑल एएमसी मेंबर्स। इस भाग में बैठक में उपस्थित सभी एएमसी सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसमें हमारे सुपरवाइजर हो गई जो कि अध्यक्षा हैं, फिर आंगनवाड़ी वर्कर हो गई जो कि मेंबर कम कन्वीनर हैं, फिर आशा वर्कर हैं जो कि मेंबर हैं, फिर प्राइमरी स्कूल की फीमेल टीचर हैं, फिर 3 से 6 वर्ष के बच्चों की 2 माताएं हैं, फिर एसएचजी, एनजीओ, सीएसओ की महिला सदस्य हैं। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी बैठक की कार्यवाही यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बैठक होने के 7 दिनों के भीतर सीडीपीओ कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। पूरे एएमसी की मिनट्स ऑफ मीटिंग का उद्देश्य यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र सही ढंग से संचालित हो, बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को सभी सेवाएं समय पर मिले, पोषण, स्वास्थ्य और प्री स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी बनी रहे, समिति द्वारा समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान किया जाए, लिए गए निर्णयों पर समय समय पर समीक्षा हो,
सभी सदस्यों की सहभागिता और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो। तो एएमसी परफॉर्मा को सही तरीके से भरना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे केंद्र की कार्यप्रणाली बेहतर होती है और सभी सरकारी सेवाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित होती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि एएमसी का उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसका गठन कैसे करना है और मेंबर्स को सिलेक्ट करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर बनाया हुआ है। यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो एएमसी का परफॉर्मा है आपने वो कैसे फिल करना है। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।